नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। हमारे चैनल पर पढ़ाई विद कुलदीप पे आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का विस्तार पूर्वक उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं। इसमें मैंने आपके लिए मेन जो पॉइंट्स हैं उनको कवर किया है, तो इसको समझते हैं। चलिए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की व्यावहारिक कार्यशीलता का वर्णन करें, या शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का वर्णन करें। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होने वाला है। सरकार राज्य का जो प्रमुख तत्व है, किसी भी राष्ट्र या जो राजनीति शास्त्र की भाषा में हम किसी भी देश को राज्य कहते हैं। तो किसी भी राज्य का प्रमुख जो सरकार है वो किसी भी राज्य का प्रमुख तत्व है। इसके जो मुख्यतः 3 अंग हैं। पहला विधानपालिका यानी लेजिस्लेचर, दूसरा कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, तथा न्यायपालिका यानी जुडिशरी। ये सरकार के 3 अंगों का परस्पर संबंध कैसा होना चाहिए, और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस संबंध में अनेक विद्वानों ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को जो अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, इसे अंग्रेजी भाषा में द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। तो आप इन नोट्स को नोट डाउन कर लीजिए। तो इसमें मेन पॉइंट्स हैं मोंटेस्क्यू। जो मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज जो बुक है उसको लिखा था 1748 में। 1748 में मोंटेस्क्यू द्वारा लिखित जो पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। अतः राजनीति विज्ञान जो है और उसकी तुलना, राजनीति विज्ञान एवं तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। इस सिद्धांत की सर्वाधिक उचित व्याख्या करने का श्रेय जो है वही मोंटेस्क्यू को है। मोंटेस्क्यू ने इस सिद्धांत की व्याख्या की अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो कि 1748 में लिखी गई थी। इस सिद्धांत के अन्य समर्थक जो विद्वान हैं अरस्तु, सिसरो, पोलिबियस, बोंदा और जॉन लॉक और ब्लैकस्टोन व मेडिसन आदि हैं। जो मोंटेस्क्यू ने जो पुस्तक प्रकाशित की थी उसके समर्थक थे ये जो विद्वान। इनको राजनीति शास्त्र के मुख्यतः विद्वानों में माना जाता है। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, जो इसका मीनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्ति पृथक्करण की धारणा, शक्ति प्लस पृथक्करण, शक्ति यानी पावर और पृथक्करण यानी सेपरेशन, उसको बांटना, 2 शब्दों से बना है। अतः साधारण शब्दों में कहा जाए तो यह सिद्धांत वह सिद्धांत है जो शक्तियों के केंद्रीयकरण की अपेक्षा शक्तियों के पृथक्करण का समर्थन करता है। शक्तियों के केंद्रीयकरण से हमारा अभिप्राय यह है कि जो शक्ति है, जो यानी शासन करने की व्यवस्था है, वो किसी राज्य में कि सिर्फ एक हाथ में ना होकर बटी हो छोटी छोटी संस्थाओं में, या मुख्यतः किसी एक व्यक्ति के हाथ में शासन ना हो। अतः इस सिद्धांत के अनुसार विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक रखना चाहिए। जो विधानपालिका है और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, ये 3 अंग हैं सरकार के, इनको एक दूसरे से पृथक रखना चाहिए। और साथ ही कानून निर्माण जो है, कानून संचालन तथा न्याय देने का कार्य किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के एक समूह में निहित नहीं होना चाहिए। ये जो इनके कार्य हैं, कानून निर्माण का कार्य, कानून को निर्माण के बाद कानून का संचालन किस तरीके से किया जाए, तथा न्याय देने का जो कार्य है किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में निहित नहीं होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, या फिर कोई व्यक्तियों का समूह है
जो एक जैसी धारणा रखता है उनके केवल नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार सरकार के तीनों कार्य यानी तीन कार्य अलग अलग अंगों के पास हों। जो इस सिद्धांत में बताया गया है कि सरकार के जो तीन कार्य तीन अलग अलग अंगों में जो अंग है उनके पास होने चाहिए तथा उनमें किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। जो कार्य हैं ये तीनों अंगों के पास हो और जो वे तीन अंग हैं सरकार के उनमें किसी का भी किसी से संबंध नहीं होना चाहिए, यानी आपस में मेल मिलाप ना हो। मोंटेस्क्यू के अनुसार जब विधानपालिका तथा कार्यपालिका की शक्तियां एक ही व्यक्ति अथवा संस्था में केंद्रित हो जाती हैं। जो मोंटेस्क्यू हमें बताते हैं कि जब विधानपालिका और कार्यपालिका उनकी शक्तियां एक ही व्यक्ति अथवा संस्था में केंद्रित हो जाती है तब जो है स्वतंत्रता असंभव हो जाती है। और जब विधानपालिका तथा न्यायपालिका की शक्तियां एक ही में केंद्रित हो जाएं तो जो निरंकुशता बढ़ जाती है तथा यदि कार्यपालिका व न्यायपालिका की शक्तियां एक ही में केंद्रित हो जाए तो न्यायाधीश अत्याचारी और भांति भांति का आचरण अत्याचारी बन जाता है। न्याय करने वाला जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो अत्याचारी की भांति आचरण कर सकता है। ये कितना खतरनाक है आप सोच के देखिए। और डेविडसन भी एक प्रमुख विद्वान रहे हैं जो मोंटेस्क्यू का समर्थन करते थे। डेविडसन के अनुसार सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों को पृथक निश्चित व परस्पर असंबंधित करना ही शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का सार है। जो डेविडसन बताते हैं सरकार के तीन अंगों की शक्तियों को पृथक यानी अलग करके उनको निश्चित और परस्पर असंबंधित आपस में न जुड़ी हुई हो ऐसा सुनिश्चित करना ही शक्तियों के पृथक्करण का सार है। और वस्तुतः उपरोक्त समस्त बातों के जो अध्ययन के से हमें यह निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार सरकार के तीनों अंगों विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथक पृथक होना चाहिए और इन तीनों अंगों की शक्तियों का एक ही हाथ में केंद्रीयकरण तानाशाही को जन्म देता है। जब ये तीन सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका एक ही चाल चलने लगे यानी एक ही पटरी पर चलने लगे यानी किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में कंट्रोल में आ जाए तो इसको तानाशाही को जन्म देता है। इसको तानाशाही कहा जाता है तथा व्यक्तियों की स्वतंत्रता है उसका हनन करती है, परंतु अपने विशुद्ध रूप में इस सिद्धांत का प्रयोग संभव नहीं है। अतः विभिन्न शासन प्रणालियों में इस सिद्धांत का प्रयोग अवरोध व संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंस के सिद्धांत के साथ जोड़कर ही किया जाता है। तो अगला पॉइंट है शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की विशेषताएं। इसके जो पार्ट बताए गए हैं हमें, पहला है तीन अंग होते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उसका जो पॉइंट है, सिद्धांत की जो विशेषताएं मुख्य पॉइंट है, पृथक शक्तियां होनी चाहिए, तीन अंग होने चाहिए और समन्वय जो आपस में एकता नहीं होनी चाहिए, सर्वोच्च होती है, क्षेत्राधिकार होना चाहिए और स्पष्ट कार्य होने चाहिए। इसके अपने अपने कर्मचारी और निश्चित कार्य होना चाहिए। प्रत्येक सरकार के तीन अंग होने चाहिए। तीनों अंगों की शक्तियां पृथक पृथक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। प्रत्येक अंग का निश्चित व स्पष्ट कार्य होना चाहिए। प्रत्येक अंग तथा
उसका क्षेत्राधिकार स्वतंत्र व सर्वोच्च होना चाहिए। प्रत्येक अंग के कर्मचारी भी अपने अपने होने चाहिए। यह सिद्धांत सरकार के अंगों की सात्विक एकता यानी ऑर्गेनिक यूनिटी के विरुद्ध है। तो अगला क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एवं अवरोध व संतुलन के सिद्धांत का व्यावहारिक प्रयोग यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत का व्यावहारिक प्रयोग निम्न प्रकार से है। पहला, अपनाने के कारण। दूसरा, संविधान में। तीसरा, तीनों अंगों पर अवरोध होना। और चौथा, निष्कर्ष। संयुक्त राज्य यानी अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान व शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। यूएसए के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अवरोध एवं संतुलन के साथ जोड़कर अपनाया गया है। यानी उसका निश्चित, उसकी लगाम यानी उसकी कोई लगाम हो, यानी उसकी क्षमता अत्यधिक, उसका कितना प्रयोग हो सके उस पर लगाम लगाई, और संतुलन यानी उसको संतुलन में रखा जाए। ये यूएसए में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को बताया गया है। अमेरिकन संविधान में इसको अपनाने के निम्न कारण हैं। यानी अमेरिका ने शक्ति पृथक्करण को अपनाया क्यों। पहला पॉइंट है, अमेरिकी जनता स्वतंत्रता आंदोलन के समय अत्याचारी शासन को अनुभव कर चुकी थी, अतः वे सीमित तथा संवैधानिक शासन प्रणाली चाहते थे। फिलाडेल्फिया जो एक जगह है अमेरिका में, सम्मेलन हुआ था वहां अधिकांश सदस्य निरंकुश व असीमित शासन व्यवस्था के विरुद्ध थे। तानाशाही, जो आप इसे तानाशाही भी समझ सकते हैं, निरंकुश यानी उस पर किसी का भी अंकुश न हो, कोई भी उस पर सवाल जवाब ना कर सके, और असीमित शासन व्यवस्था थी, उसके विरुद्ध थे अमेरिकी जो सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, उसके सदस्य। तीसरा पॉइंट है, अमेरिकन संविधान निर्माताओं पर उदारवादी विचारधारा का बहुत अधिक प्रभाव था। इसी कारण उन्होंने इसको शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपने संविधान में जगह दी। संविधान निर्माताओं पर मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अत्यधिक प्रभाव था, यह भी एक कारण था। हाँ, तो अगला जो पॉइंट है, अमेरिकन संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अमेरिकन संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का वर्णन निम्न प्रकार से है। पहला पॉइंट है, विधानपालिका व्यवस्थापिका की सभी शक्तियां संयुक्त राज्य की कांग्रेस में निहित होंगी। अनुच्छेद 1 में बताया गया है। जो विधानपालिका भी कह सकते हैं हम इसको व्यवस्थापिका यानी विधानपालिका की सभी शक्तियां जो है संयुक्त राज्य की कांग्रेस यानी वहां की अमेरिका की जो संसद है उसका नाम कांग्रेस है। सॉरी, ये संविधान के अनुच्छेद 1 में है। और संविधान के अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है, कार्यपालिका की जो सभी शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होंगी। यानी जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वहां अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ में होंगी। जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके हाथ में संविधान के वहां के अनुच्छेद 2 में शक्तियां प्राप्त हैं, राष्ट्रपति को सर्वोच्च शक्ति। और न्यायपालिका की सभी शक्तियां एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उसके नीचे के न्यायालयों में निहित होंगी, अनुच्छेद 3 में बताया गया है। वस्तुतः उपरोक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों व उनकी शक्तियों को पृथक पृथक रखा गया, यानी अलग अलग रखा गया। परंतु संविधान निर्माता जानते थे कि यदि शासन के तीनों अंगों को अपने अपने क्षेत्रों में संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई तो तीनों ही अपने अपने क्षेत्रों में निरंकुश हो जाएंगे। यानी जो संविधान निर्माता थे उनको यह पहले से ही ज्ञात था कि अगर तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में संपूर्ण तरह से यानी पूरी तरह स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं तो तीनों ही निरंकुश यानी अपने अपने एरिया में अपनी अपनी पावर का निरंकुशता यानी तानाशाही से प्रयोग करने लग जाएंगे। इसी कारण संविधान निर्माताओं ने शक्ति विभाजन से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अवरोध व संतुलन के सिद्धांत को अपनाया, शक्तियों को निरंकुश होने से रोका है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है। पहला पॉइंट है कांग्रेस पर अवरोध। विधान पालिका, चेक्स अपॉन द कांग्रेस। अमेरिकन संविधान द्वारा कांग्रेस के मुख्य जो कार्य हैं, कानून निर्माण की शक्ति को निम्न अवरोधों द्वारा सीमित किया गया है। पहला है कांग्रेस के दोनों सदनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स तथा सीनेट, जो इसके दो पार्ट हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट की कानून निर्माण में समान शक्तियां हैं ताकि जो है कोई भी एक सदन तानाशाही ना बन सके। और अगला है राष्ट्रपति के हाथ में। कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कानून नहीं बना सकता तथा अगर राष्ट्रपति चाहे तो विधेयकों को वीटो भी कर सकता है, यानी उनको रोक भी सकता है, वीटो भी लगा सकता है, जिससे वो वहीं की वहीं स्थगित हो जाएंगे। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस के द्वारा पारित कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। और राष्ट्रपति के ऊपर भी अवरोध है। जो अमेरिका में संविधान के द्वारा तो ये बताया गया है कि राष्ट्रपति के हाथ में सबसे ज्यादा सभी शक्तियां होंगी, लेकिन उस पर भी कुछ अवरोध हैं जो इस प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, बजट अपदस्थ, निर्णय अवैध, यानी सीनेट 2/3, राष्ट्रपति द्वारा की गई अंतर्राष्ट्रीय संधियों व समझौतों की मंजूरी सीनेट के 2/3 बहुमत से प्राप्त करना अनिवार्य है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति द्वारा की गई जो नियुक्तियां हैं उनकी मंजूरी सीनेट के 2/3 बहुमत से प्राप्त करना अनिवार्य है। और राष्ट्रपति द्वारा तैयार किए गए बजट को भी कांग्रेस पारित करती है। अगला पॉइंट है कांग्रेस महाभियोग ला सकती है, उसके द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा किए गए आदेशों को न्यायिक पुनर्विचार के आधार पर अवैध घोषित कर सकता है। जो राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए जो आदेश हैं उनको न्यायिक पुनर्विचार के द्वारा उनको यानी अवैध कर घोषित कर दिया जाता है। न्यायपालिका पर अवरोध। न्यायपालिका पर भी कुछ अवरोध बताए गए हैं। संविधान संशोधन, न्यायपालिका के संगठन व शक्तियों इत्यादि के बारे में संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। कांग्रेस न्यायाधीशों की संख्या, वेतन तथा कार्यक्षेत्र को निश्चित कर सकती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट की अनुमति से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कांग्रेस महाभियोग के द्वारा न्यायाधीशों को अपदस्थ कर सकती है। वस्तुतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत
तथा अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत का सुंदर समन्वय स्थापित किया गया है। अतः अमेरिका में सरकार का कोई भी अंग अथवा व्यक्ति असीमित या अनियंत्रित शक्तियां ग्रहण करके निरंकुश व तानाशाह नहीं बन सकता है। अगला है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत व इंग्लैंड का संविधान, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। वास्तव में इंग्लैंड की राजनीतिक संस्कृति शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुकूल है, परंतु फिर भी सीमित शासन व्यवस्था का समर्थन करती है। इंग्लैंड में किंग अथवा क्वीन नाम मात्र के मुखिया हैं। जो इंग्लैंड में किंग और क्वीन आपने जरूर सुना होगा, महारानी विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ, ऐसे नाम आपने सुने होंगे। उनके हाथ में वे नाम मात्र शक्तियां होती हैं, नाम के मुखिया होते हैं तथा समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदन एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। वस्तुतः इस प्रकार इंग्लैंड में शक्ति संतुलन के सिद्धांत के प्रभावी ना होने के बावजूद एक संतुलित शासन व्यवस्था का विकास हुआ है। अगला जो टॉपिक है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एवं फ्रांस का संविधान। वास्तव में मोंटेस्क्यू एक फ्रांसीसी विद्वान था, क्योंकि फ्रांस के इतिहास में अनेक निरंकुश शासक हुए थे। अतः भविष्य में इसकी संभावना को समाप्त करने के लिए 1787 के फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का समावेश किया गया। यद्यपि अब फ्रांस में यह सिद्धांत नगण्य है, यानी ना के बराबर, परंतु विभिन्न अवरोधों व संतुलन की व्यवस्था किसी न किसी रूप में सीमित शासन व्यवस्था का निर्माण करती है। अगला जो पॉइंट है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एक तानाशाही व्यवस्था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद नाजीवाद तथा फ्रांसीवाद जैसी तानाशाही व्यवस्थाओं का उदय हुआ था। इन व्यवस्थाओं में समस्त शक्तियां सत्ताधारी शासक के हाथों में होती थी तथा उसका सरकार पर संपूर्ण नियंत्रण होता था। अतः तानाशाही व्यवस्थाओं में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू नहीं होता है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की आलोचनाएं ये असामयिक है, खतरनाक है, अव्यवहारिक है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, अविश्वास भी बढ़ता है, असंभव भी लगता है, अपूर्ण भी हो सकता है और साथ ही इसमें भ्रष्टाचार भी निहित हो सकता है। असामयिक सिद्धांत और अव्यवहारिक सिद्धांत, एक खतरनाक सिद्धांत। असामयिक सिद्धांत का मतलब 18वीं व 19वीं सदी का सिद्धांत। अव्यवहारिक सिद्धांत यह व्यवहारिक नहीं है। एक खतरनाक सिद्धांत समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, इसलिए इसे खतरनाक सिद्धांत भी कहा जाता है। ईर्ष्या, अविश्वास तथा संघर्ष, सरकार के तीनों अंगों में ये चीजें देखी जा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीयवाद के आधार पर आलोचना, सब राज्य निर्भर हैं। सरकार एक मानवीय शरीर की भांति है, सब अंग मिलकर कार्य करते हैं। विधानपालिका तथा कार्यपालिका का संबंध संसदीय प्रणाली में जरूरी है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, पृथक्करण असंभव है। तीनों अंग परस्पर कार्य करते हैं, यानी आपस में जुड़कर कार्य करते हैं, इसलिए पृथक्करण असंभव लगता है। शक्तियां एक समान नहीं है, तीनों अंगों की शक्तियां असमान हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल शक्तियों के पृथक्करण पर ही आधारित नहीं होती। वस्तुतः उपरोक्त समस्त बातों के अध्ययन के पश्चात हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि यद्यपि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की कुछ आधारों पर आलोचना अवश्य की जाती है, परंतु इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। यह सिद्धांत लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है तथा सरकार के विभिन्न अंगों का उत्तरदायित्व निश्चित कर सरकार की कार्यक्षमताओं में वृद्धि करता ही है, साथ में परस्पर अनावश्यक हस्तक्षेपों की संभावना को भी दूर करता है। अतः वर्तमान
समय में भी यह सिद्धांत अपना एक विशिष्ट व महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज हमारा ये पॉइंट कंप्लीट होता है, ये टॉपिक कंप्लीट किया है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।